हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड आज आपके सामने बहुत ही अहम मौजू पर एपिसोड पेश कर रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में जहां इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनी अवाम पर जारी जुल्म और बर्बरियत की सख्त मजम्मत हो रही है, वहीं कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। भारत, जो अब से पहले गैर जानिबदार रहने की कोशिश करता रहा है, अब इजराइल के सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका के बाद भारत इजराइल के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। इस सिलसिले में इजराइल के बड़े अखबार हारेट्स में सीनियर जर्नलिस्ट ओदेद यारोन ने इजराइल और भारत के दरमियान बढ़ते हुए डिफेंस कोऑपरेशन और खुफिया एजेंसियों के करीबी ताल्लुकात पर तफसील से रोशनी डाली है। आज का वीडियो बहुत ही अहम और कुछ लंबा भी है। इसके बावजूद आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इस मामले की गहराई तक पहुंच सकें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओदैद यारोन ने, जो इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के साबिक सीनियर अफसर के तौर पर काम कर चुकी हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर एरियल शैरोन की सलाहकार रह चुकी हैं, उन्होंने हाल ही में 19 अप्रैल को हारेट्स अखबार में इजरायली डिफेंस का मुस्तकबिल भारत से क्यों वाबस्ता है के उन्वान से अपनी बात शुरू करते हुए लिखा है कि इजराइल और भारत के दरमियान दिफाई ताउन यानी डिफेंस कोऑपरेशन दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जिसमें दोनों मुल्कों की एडवांस कंपनियों की तरफ से जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। ये ताउन इजराइल को वेस्टर्न मुल्कों पर इन्हिसार यानी डिपेंडेंसी को कम करने का मौका देता है, एक ऐसा इन्हिसार जो स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन जंग के दौरान बेहद मुश्किलात का सबब बना है। वहीं भारत के लिए ये एक मौका है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने कदम मजीद पुख्ता कर सके। आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप्स इस जंग को ऑपरेशन अल अक्सा तूफान और इजराइल इसे स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन जंग कहता है। ओदैद यारोन का कहना है कि इस वक्त गाजा में जारी जंग इजराइल की तारीख में बेमिसाल है। 7 अक्टूबर की वहशतनाक वारदात ने पूरे मुल्क को जख्मी कर दिया। अंदरूनी तफरका, आलमी तन्हाई और फिर खुद ये जंग जो 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से मुख्तलिफ शिद्दत के साथ जारी है। इजरायली फ़ौज मुख्तलिफ महाज़ों पर मुहिम में लगी हुई है और उसे भारी तादाद में गोला बारूद, बम और गोलियों की ज़रूरत है, साथ ही उन सिस्टम्स के लिए स्पेयर पार्ट्स की भी जिनका या तो जंग में नुकसान हुआ है या मुसलसल इस्तेमाल से ख़राब हो चुके हैं। अगरचे अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए कदम बढ़ाया है, लेकिन यरूशलेम में मौजूद इंतहा पसंद हुकूमत की वजह से बहुत से इंटरनेशनल दोस्त मुल्कों ने फासला बनाए रखा और डिफेंस एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। इसी आलमी दबाव की वजह से इजराइल को अपने हथियारों की पैदावार बढ़ाने में सरमायाकारी करनी पड़ी। इन हालात में बहुत से लोग हैरान हुए जब ये मालूम हुआ कि भारत अब इजराइल के लिए तकरीबन अमेरिका जितना ही अहम सहारा बन गया है। भारत न सिर्फ एडवांस ड्रोन बल्कि हज़ारों गोले और बेशुमार अहम पुर्जे इजराइल को मुहैया कर रहा है। फरवरी 2024 में भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि भारत इजरायली फ़ौज को हर्मिस 900 ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ये आला दर्जे का ड्रोन हैदराबाद के एक कारखाने से निकलना शुरू हो गया, जो एल्बिट और भारत के अडानी ग्रुप के दरमियान हुए ताउन का हिस्सा है। मंसूबा ये था कि ये ड्रोन भारतीय फ़ौज को दिए जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ इजराइल रवाना कर दिए गए। ये तमाम तफसीलात इजराइल के अखबार हारेट्स से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मई 2024 में स्पेन ने कार्टाजेना बंदरगाह पर एक जहाज़ मरियाने डनिका को डॉकिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जो डेनमार्क के झंडे के साथ
चल रहा था। वजह यह थी कि वो चेन्नई बंदरगाह से इजराइल के लिए धमाका खेज मवाद यानी एक्सप्लोजिव लेकर जा रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ बर्फ की सतह यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। दस्तावेजों की जांच से साबित होता है कि जंग के आगाज से ही भारत की डिफेंस कंपनियां इजराइल को दर्जनों अहम शिपमेंट भेज चुकी हैं। इनमें कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम जैसी कंपनियों की तरफ से हजारों 155 mm के गोले, PLR सिस्टम की तरफ से हल्के असलहे और उनकी एसेसरीज और इंडो MIM की तरफ से आला सतह के तकनीकी पुर्जे शामिल हैं। इजराइल से भारत को होने वाली दिफाई सप्लाई भी किसी से कम नहीं। दरअसल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामूली इशारों यानी सामान्य सूचकांकों से अगर इन ताल्लुकात का अंदाजा लगाया जाए तो ये तस्वीर अधूरी साबित होती है। भारत में कई सालों से काम कर रहे एक सीनियर इजरायली बिजनेसमैन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा है कि इजरायली दिफाई सनअत यानी डिफेंस इंडस्ट्री अगर भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की मददगार नहीं तो कम से कम उसका पूरा शरीक यानी पार्टनर जरूर बन चुकी है। उनका कहना है कि अगर आप इस पूरे अमल को एक बड़े परिप्रेक्ष्य यानी लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री की तारीख को 3 अहम मरहलों में तकसीम किया जा सकता है। पहला, जब हम पूरी तरह फ्रांसीसी असलहे पर डिपेंड होते थे। फिर वो दौर आया जब अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मददगार मुल्क बना और अब हम धीरे धीरे भारतीय डिफेंस सिस्टम पर इन्हिसार करने लगे हैं। कई इजरायलियों को आज भी मिराज 3 फाइटर जेट याद हैं जो फ्रांस ने बनाया था और 1967 की 6 रोज़ा जंग में इजरायली एयरफोर्स का सितारा साबित हुआ था। लेकिन इसी जंग से पहले फ्रांस ने इजराइल पर हथियारों की पाबंदी लगा दी, जिसने इजराइल को नए मददगार पार्टनर ढूंढने पर मजबूर कर दिया। 1970 की दहाई से जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग यानी कोल्ड वार शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, इजराइल अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक टेस्टिंग लैब बन गया। अमेरिका अक्सर उन माहिदों से खुद को अलग रखता जो सियासी तौर पर मुश्किल होते, जैसे ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल, और ये सारे तिजारती रास्ते इजराइल के जरिए गुजरते। भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का आगाज ज़्यादा देर से हुआ और ये उस वक्त मुमकिन हो पाया जब दोनों मुल्कों ने अपने पुरानी तलखियों को पीछे छोड़कर नई बुनियादों पर रिश्ते मजबूत करने शुरू किए। भारत में मुस्लिम आबादी तकरीबन 15% है और 1950 की दहाई में भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट का बानी भी रहा है। इसी वजह से भारत ने लंबे अरसे तक इजराइल के साथ सर्द रवैया अपनाया, यहाँ तक कि कुछ मामलों में सख्त मुखालिफ भी रहा। मगर सोवियत यूनियन के गिरने और 1990 की दहाई में फिलिस्तीनी अमन मुआहिदों के आगाज ने फिजा बदल दी। भारत और इजराइल के दरमियान मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात 1992 में कायम हुए। हालांकि भारत ने अब भी फिलिस्तीनी मामले पर इजराइल की शदीद तनकीद जारी रखी और उन मुल्कों, ख़ास तौर पर ईरान के साथ करीबी रिश्ता बनाए रखा जो ज़ायोनी मकासद से दूर हैं। 1990 की दहाई में ही डिफेंस कोऑपरेशन का आगाज हुआ, मगर बुनियादी तब्दीलियां तब आईं जब 2005 में भारत ने एक नई पॉलिसी पेश की जिसके तहत हर नए दिफाई कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 30% का ऑफसेट लाजिम किया गया। यानी हर असलहा सप्लायर को भारत में भी सामान बनवाना या खरीदना ज़रूरी था। एक सीनियर इजरायली कारोबारी का कहना है कि उस वक्त तमाम आलमी हथियार कंपनियां परेशान हो गईं क्योंकि भारत में उस वक्त कोई डिफेंस इंडस्ट्री मौजूद ही नहीं थी। लेकिन इजरायली फर्म्स, ख़ास तौर पर राफेल, एल्बिट और IAI यानी इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। इन कंपनियों ने भारत में ऑफसेट डिवीज़न बनाए, लोकल सप्लायर डेवलप किए और जल्दी ही तमाम इंडस्ट्री पर छा गए। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से अब तक जितने ऑफसेट डील्स हुए हैं उनमें से
56 में से 23 यानी 41% अकेले इजरायली कंपनियों के साथ हुए हैं। ये तादाद अमेरिका और तमाम यूरोपीय मुल्कों से भी ज्यादा है। रंगसन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बाद में साइएंट ने खरीदी, और इंडो MIM जैसी छोटी भारतीय कंपनियां इजरायली मदद से ही तेजी से तरक्की कर गईं। कारोबारियों का कहना है कि आज आप फर्क नहीं कर सकते कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री कहां खत्म होती है और इजरायली कहां से शुरू हो जाती है। हर वो कंपनी जो मटेरियल प्रोडक्शन, चाहे मिक्स्ड कंपोजिट्स, मेटल्स या प्लास्टिक बनाती है, किसी न किसी तौर पर इजरायली कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत इजराइल ताल्लुकात ने और भी मजीद मजबूती हासिल की। 2015 में मेक इन इंडिया मुहिम की शुरुआत हुई, जिसमें लोकल प्रोडक्शन पर जोर दिया गया। इस मुहिम में भी इजरायली कंपनियां सबसे आगे रहीं। आज BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अडानी ग्रुप, एल्बिट, IAI और राफेल के दरमियान जो ताउन हो रहा है, उसे ट्रैक कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर एल्बिट अदानी ने मिलकर हर्मेस 900 ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू किया। BF एल्बिट, जो भारत फोर्ज और एल्बिट का जॉइंट वेंचर है, तोपखाने में काम करता है। 2023 में IAI की एल्टा यूनिट ने HELA नाम की भारतीय कंपनी को खरीदा, जो एडवांस्ड रडार सिस्टम की मरम्मत और रख रखाव में माहिर हैं। 2022 में रूस यूक्रेन जंग ने इस कोऑपरेशन को और तेजी दी। रूसी हथियार सिस्टम्स पर भारतीय फौज का इन्हिसार और रूस की तरफ से उस वक्त में मरम्मत या सप्लाई न कर पाना इजरायली कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका साबित हुआ। इजरायली कारोबारी ने आगे बताया कि रूस अब ताज्जुब से खुद एक हथियार इंपोर्टर बन चुका है। वो अब उन हथियारों की सर्विस भी नहीं दे सकते जो उन्होंने भारत जैसे मुल्कों को बेचे थे। 1973 की यौम किपुर जंग के बाद से जब इजराइल ने अपने दुश्मनों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई सोवियत हथियारों पर कब्जा कर लिया, तब से इजराइल ने रूसी सिस्टम के रखरखाव और उन्हें एडवांस बनाने में बहुत तजर्बा हासिल किया है। उनका कहना है कि अगर आप T-72 सोवियत टैंक के लिए एडवांस नाइट विजन साइट चाहते हैं तो आप एल्बिट या राफेल की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर आप सुखोई जहाज के लिए पॉड चाहते हैं तो आप एल्टा की तरफ रुख करते हैं। इजरायली कंपनियों ने भारत के लिए खाली जगह को भरने के लिए कदम बढ़ाया है। भारत के रूस में बने हथियारों की सर्विसिंग में इजराइल की मदद उन वजहों में से एक है जिसकी वजह से भारत ने पिछले 1.5 साल में इजराइल का साथ दिया है। इजराइल को हथियार मुहैया कराने के लिए घरेलू सतह पर सख्त नुक्ताचीनी के बावजूद सरकार मजबूत रही है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट को बताया कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो अलग अलग मौक़ों पर हमारे साथ खड़ा रहा है जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में थी। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपने फ़ायदे के मुताबिक अमल कर रहा है। इसने भारत को ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात का मज़ा लेने से नहीं रोका। हकीकत में इजराइल पर पहले ईरानी मिसाइल हमले के ठीक 1 महीने बाद अप्रैल 2024 में भारत ने तेहरान के साथ अपनी तरह का पहला समझौता किया। समझौते के तहत भारत सरकार की कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल को 10 साल के लिए ईरानी बंदरगाह चाबहार का मैनेजमेंट करना है। उस वक्त अमेरिका ने धमकी दी थी कि ईरान के साथ तिजारत करना तेहरान के खिलाफ पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हो सकता है। भारत ने अपनी तरफ से उन धमकियों को खारिज कर दिया। इसराइल में मौजूद बेगिन सादात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भारत की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी की रिसर्च करने वाली लॉरेन डेगन एमॉस कहती हैं कि भारत वेस्ट से अलग तरीके से मामलात करता है। ये इंटरनेशनल ताल्लुकात को 0+ खेल के तौर पर नहीं देखता। ये ईरान और रूस के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के साथ भी काम कर सकता है। इसने इसे इंटरनेशनल मैदान में एक बहुत ही लचीला खिलाड़ी बना दिया है। जबकि वेस्ट की नज़र में ताल्लुकात की इतनी वैरायटी को नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है, एशियाई नज़र में ये एक फ़ायदा है। भारत
बस एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर अपनी अहमियत को बढ़ा रहा है। मिसाल के लिए ईरान में वो जो बंदरगाह बना रहा है वो पूरी तरह से कारोबारी फायदे में है। यहाँ ईरान के साथ कोई नज़रियाती ताल्लुक नहीं है। इजरायली सरकार उन चंद सरकारों में से एक है जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से कुछ हद तक फायदा हुआ है। कम से कम उनके प्रेसिडेंट के ओहदे के शुरुआती दिनों में तो ज़रूर हुआ है। जो बाइडन की रेड लाइंस मिट गई हैं और नए प्रेसिडेंट कैदियों के समझौते के पहले मरहले को लाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की उम्मीद के बरखिलाफ नई हुकूमत के अलगाववादी नज़रियात और जिस जोश के साथ वो सॉफ्ट पावर के सभी हिस्सेदारों को छोड़ रहा है वो उन सभी के लिए एक साफ वार्निंग का इशारा है जो अमेरिका के बड़े कंधों पर भरोसा करते थे। नेतन्याहू के व्हाइट हाउस के हालिया दौरे से इजराइल को पहले ही झटका लगा है जो प्रेसिडेंट के हाथों बेइज्जती में बदल गया। बेगिन सादात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिसर्च स्कॉलर लॉरेन डेगन अमॉस के मुताबिक किसी को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भारत उसी तरह का प्रोटेक्शन देगा जैसा इजराइल ने अमेरिका से हासिल किया है, लेकिन भारतीय लचीलापन कुछ अहम फायदा देता है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो ईरान और इजराइल, रूस और चीन के साथ साथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका दोनों से बात करने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका इस्तेमाल इजराइल इस इलाके में कारोबारी और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बनाने के लिए कर सकता है। आज भारत कई और मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा भरोसे के काबिल है। डेगन एमोस कहती हैं कि ये इंडो पैसिफिक के साथ साथ दुनिया भर में एक अहम ताकत है और ये मिडिल ईस्ट में भी पैर जमाना चाहता है। ऐसा होना इजराइल के फायदे में है। हालांकि इजराइल भारत के बारे में एक पुराना नज़रिया रखता है। वो कहता है और भारत को ये कम समझना इजराइल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच जितने ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब होंगे भारत की अहमियत उतनी ही ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अभी तक अमरीकियों को भारत के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत के साथ काम करने में मुश्किल लेन देन से लेकर कल्चरल इख्तलाफ तक की मुश्किलात नहीं हैं। वो आगे कहती हैं कि लेकिन इजराइल ने अभी तक भारत के साथ ताल्लुकात की सलाहियतों का पूरा फ़ायदा नहीं लिया है। सभी कोऑपरेशन के बावजूद हम अभी भी फ्रांसीसियों की तरह नहीं हैं, कोऑपरेशन के मामले में ऑस्ट्रेलियाइयों की तरह नहीं है। जब भारत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जाने का फैसला करता है तो ये गैर यकीनी है कि हम यानी इजराइल वहाँ होंगे या नहीं। उनका कहना है कि इजराइल को अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने और कोशिश करने का फैसला लेने की ज़रूरत है, लेकिन हम अभी भी इस नज़रिए के हैं कि हम बेहतर जानते हैं और हम उन भारतीयों को सिखाएंगे। इसमें हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये बहुत अहम बात है जो इजराइल के हारेट्स अखबार में चर्चा हो रही है। भारत के इजराइल के साथ ये बढ़ती नज़दीकियाँ घरेलू सियासी हलकों में तनकीद का निशाना भी बनी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार अपने रुख पर कायम रही है। इजराइल को हथियार और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मुहैया कराने के मसले पर भारत के अंदर मुखालिफ आवाज़ें उठती रही हैं, मगर सरकार ने हमेशा इसे नेशनल इंटरेस्ट से जोड़कर देखा है। दिसंबर 2024 में भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में कहा था कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो अलग अलग मौक़ों पर भारत के साथ खड़ा रहा है जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी ख़तरे में थी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी और की पसंद या दबाव में नहीं बल्कि अपने लंबी मुद्दत के फ़ायदे को देखकर तय करता है। लेकिन इस नज़दीकी के बावजूद भारत ने ईरान जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात में ना तो कोई कमी आने दी है और ना ही किसी एक तरफ झुकाव दिखाया है। अप्रैल 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर अपने पहले मिसाइल हमले अंजाम दिए थे, उसके ठीक एक महीने बाद भारत ने तेहरान के साथ एक अहम इक़्तिसादी समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत की सरकारी कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल को ईरान के स्ट्रेटेजिक बंदरगाह चाबहार के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अगले 10 सालों के लिए दी गई। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब अमेरिका खुले तौर
पर धमकी दे रहा था कि ईरान के साथ कोई भी माली लेन देन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी माना जाएगा, लेकिन भारत ने बेबाकी से अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए इस माहे पर दस्तखत किए। बेगिन सादात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भारत की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर काम करने वाली स्कॉलर लॉरेन डेगन एमॉस का कहना है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी वेस्टर्न सोच से अलग है। भारत दुनिया को जीरो जमा खेल के तौर पर नहीं देखता, जहां किसी एक के फायदे का मतलब दूसरे का नुकसान हो। उनका कहना है कि भारत की नज़रों में यह मुमकिन है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ रूस और ईरान जैसे मुल्कों के साथ भी एक वक्त में रिश्ते रखे। यही भारतीय मॉडल उसे एक लचीला और बैलेंस खिलाड़ी बनाता है। उनका मानना है कि वेस्टर्न नज़र से जहां इस तरह के मुख्तलिफ रिश्तों को शक की निगाह से देखा जाता है, वहीं एशियाई माहौल में इसे सियासी हिकमत अमली यानी डिप्लोमेटिक होशियारी का हिस्सा समझा जाता है। डेगन एमॉस कहती हैं कि चाबहार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी पूरी तरह से ज़्यादा फायदे की सोच की बुनियाद पर है। इसमें कोई नज़रियाती मेल या इरादा शामिल नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के जरिए पेश किए गए हारेट्स अखबार में छपे इस आर्टिकल से ये बात साफ है कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और हर मुल्क अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए स्ट्रेटेजिक फैसले ले रहा है। इजराइल और भारत के बीच बढ़ता हुआ डिफेंस कोऑपरेशन सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है जिसमें तकनीक, पैदावार और डिप्लोमेसी सब कुछ शामिल है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इजरायली टेक्नोलॉजी भारत को सेल्फ डिफेंड बना पाएगी या भारत किसी और की जंग का मैदान बन जाएगा। सवाल ये भी अहम है कि क्या भारत गाजा, फिलिस्तीन और मुसलमानों की हिफाजत के लिए भी ऐसी ही पॉलिसी रखेगा जैसा वो अपने फ़ायदे के लिए इजराइल के साथ रख रहा है। सोचिए, समझिए और जानिए कि हथियार सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, सियासत का औजार भी होते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।